अगले मेहमान जो हैं वो दरअसल योगी हुकूमत के इकलौते वजीर हैं। वो बेबाकी से अपनी राय रखने के लिए जाने और पहचाने जाते हैं। संगम में मोहसिन रजा साहब से बात करेंगे यूपी में अक़लियतों की सियासत, हज और वक्फ से जुड़े मसाइल को लेकर। उन्हें मैं फॉर्मली स्टेज पर इनवाइट करूं, इससे पहले नजर डालते हैं उनके अब तक के सियासी सफर पर। मोहसिन रजा का ताल्लुक यूपी के उन्नाव के सफीपुर से है। मोहसिन रजा यूपी हुकूमत में वजीर ममलकत बराए हज, वक्फ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इलेक्ट्रॉनिक्स और IT हैं। सियासत के साथ मोहसिन क्रिकेट के भी मशाख खिलाड़ी हैं। तो आप देख रहे हैं जी सलाम का अजीमुशान कॉन्क्लेव संगम। एक छोटा सा वक्फा, अभी लौट रहे। सीनियर लीडर्स बात कर रहे थे और हमारे सारे यहाँ पर जितने भी श्रोता मौजूद हैं, सामीन हैं यहाँ पर, तो अभी शहनवाज साहब ने भी यही बात कही कि जब कोई भी लीडर, मुस्लिम लीडर खास करके भारतीय जनता पार्टी के साथ में, क्योंकि भारतीय जनता की पार्टी भारतीय जनता पार्टी है, उस पार्टी के साथ जाता है तो हमारे ही माशरे के लोग परेशान हो जाते हैं और वो मस्जिदों से ऐलान करते हैं, यहां से वहां से, और इतने बयानात उसके पूरे फैमिली को इतना टॉर्चर कर देते हैं जैसे लगता है पता नहीं उसने कौन सा अपराध कर दिया। जबकि ये पार्टी वो है जो आतंकवाद को खत्म करती है, वो हम ही को आतंकवादी ठहरा देते हैं। तो ये थोड़ा सा बदलाव होना चाहिए। और सेकुलरिज्म की बात अभी ओवैसी साहब कर रहे थे, उन्होंने जो सेकुलरिज्म की परिभाषा समझाई उसमें वो क्या बताना चाह रहे थे, क्योंकि विरासत की सियासत कर रहे हैं वो। अभी आपने दिखाया, मैं देख रहा था, उनका थोड़ा सा चल रहा था। तो विरासत की सियासत कभी कभी खंडहर में बदल जाती है, ये भी पता होना चाहिए। बहुत सी विरासतें खंडहर में बदल गई, लेकिन अभी उन्होंने जितनी भी बातें करी, मज़ाहिया अंदाज में भी, कुछ तैश में भी आकर करी, लेकिन सच्चाई यह है कि मुस्लिम लीग के बानी तो उन्हीं के सारे वारिसान थे, उनके वारिसान तो हैं। उन्होंने सौदा किया मुसलमानों का, सौदा किया मुसलमानों का। आज भारतीय जनता पार्टी सबका साथ सबका विकास की बात कर रही है, सबको साथ में लेकर चलने की बात कर रही है। सवाल देखिए यही उठ जाता है ना, सबका साथ सबका विकास की बात होती है, और जब तशहीर की बात आती है, टेलीविजन पे इस तरह की बात करने की बात आती है, अवामी जलसों की बात आती है, तब यह बात कही जाती है। लेकिन जब नुमाइंदगी की बात होती है तब सबका साथ क्यों नहीं होता? और उसका वाहिद एक एग्जाम्पल आप खुद हैं कि आपको टिकट नहीं दिया गया, आपको किसी दूसरे तरीके से असेंबली का आप मेंबर हैं, 400 से ज्यादा टिकट्स दिए गए, एक भी मुस्लिम शख्स नहीं मिला। सबसे बड़ी बात, एक बहुत बड़ी बात, एक सबसे बड़ी बात, बड़ी प्रैक्टिकल बात हमारी पार्टी की, जो अवाम के सामने हमेशा से भारतीय जनता पार्टी ने पेश की है कि आप, हमारी नीति और नीयत क्या है, हमारी मंशा क्या थी। हमारी मंशा साफ थी कि अगर हमने टिकट नहीं दिया, हमारे पास उस तरह के लीडर्स नहीं हैं जो सीधा असेंबली के इलेक्शन में जाकर जीत सकें या लोकसभा के इलेक्शन में जाकर जीत सकें। मोहसिन साहब, बस बात यहीं पर आती है ना, अगर आप यूपी की जब बात होती है, सभी जानते हैं यूपी के बारे में कहा जाता है कि दिल्ली का रास्ता यहीं से होकर गुजरता है। यूपी में इतनी बड़ी सीट्स, इतनी ज्यादा सीट्स है, सबसे ज्यादा सीट्स है, वहां पर कोई आपको मुस्लिम नुमाइंदा नहीं मिलता। कर्नाटक में नहीं मिलता, गुजरात में नहीं मिलता, महाराष्ट्र में नहीं मिलता। अभी बात ये हो भी रही थी। देखिए, तो क्या कहीं भी आप एकदम सीधे से सिरे से खारिज कर सकते हैं? हम सच्चाई में बात कर लेते हैं ना। बिल्कुल। आप इलेक्शन में कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, अभी जो बात कर रहे थे ओवैसी साहब, उन्हीं से सवाल कर लेते। पॉलिटिकल एजेंडा आपका जो होता है, स्ट्रेटजी होती है कि आपको ज्यादा से ज्यादा कैंडिडेट जीत कर आना चाहिए, ठीक है, ताकि आप समाज की सेवा कर सकें, आप हुकूमत में आ जाएं। आपका एजेंडा यह नहीं होता है कि आप 100 टिकट दे दें और एक भी जीत के ना आए। नहीं, अभी आपने देखिए सबका साथ सबका विकास की बात की, तो सबका साथ क्यों नहीं दिखता? फिर सबका साथ सबका विकास में हमारे पास में 11 करोड़ मेंबर में लाखों की तादाद में मुस्लिम समाज के लोग हैं। वहीं तक आप उसको नहीं है ना, बड़े बड़े लीडर हैं, बड़े बड़े शोबों पर हैं। अभी हमारे यहाँ माइनॉरिटीज की आप बात कर रहे हैं, माइनॉरिटीज के शोबों में कितने विंग्स होते हैं। यहाँ पे मुस्लिम उलेमा बैठे हैं, इनसे पूछिएगा, बताएंगे कि इतने शोबे हैं, वहां पर स्पेसिफिकली मुस्लिम ही बैठता है। अभी आप हमसे हज की बात करेंगे, हज के 2 हमारे इदारे हैं,
उसमें चेयरमैन अगर उत्तर प्रदेश में बनता है तो मुस्लिम समाज का बनता है। नहीं, बिल्कुल हम बात तो करेंगे। इस तरह से सबको नुमाइंदगी हमारी पार्टी देती है। ठीक है, लेकिन अगर हम मौजूदा क़यादत की बात करें, चाहे जैसे कि 2014 में जब पीएम मोदी को एक पीएम का चेहरा बनाया गया, तो उस वक्त ये कहा गया कि कट्टर हिंदुत्व का चेहरा है। उसी तरीके से सेम अभी यूपी में जब योगी आदित्यनाथ जी को सरकार का जिम्मा सौंपा गया, तो यही बात हुई कि कट्टर हिंदुत्व है। इसको मोहसिन रजा साहब जाती तौर पर किस तरह से देखते हैं? देखिए, ये आप आम तरीके से हमारे मुस्लिम समाज परसेप्शन में तो है। देखिए, मुस्लिम समाज में हाँ। जिस तरह से सन 47 से आज तक अगर आप देखें उठाकर मुस्लिम समाज को किस तरह से लोगों ने डरा डरा कर उनके वोट लिए हैं और क्या विकास किया है, ये तो जग जाहिर है। सभी लोग देख रहे हैं कि कितना विकास हो गया मुसलमानों का। सन 47 से आज तक हम मदरसों के खिलाफ नहीं है कभी। अगर हम मदरसों का आधुनिकीकरण की बात करते हैं, उनको हम मॉडर्न टेक्नोलॉजी में और उससे मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने की बात करते हैं, तो तमाम डिबेट हो जाती है इस पर कि साहब अब तो नजरिया बीजेपी का समझ में नहीं आ रहा, तो मदरसों पर भी इन्होंने सवाल शुरू किए। देखिए, वहां पर किसी को शक नहीं होता है, ये बहुत अच्छी बात है। और हम योगी हुकूमत को भी देखें तो बहुत अच्छी तरीके से मदरसों की जदीदियत पर काम हो रहा है। लेकिन जब आप ही के पार्टी के कई आला लीडरान की तरफ से मदरसों को लेकर के मुतनाज़ा बयान आ जाते हैं, तो फिर सवाल उठता है। अभी देखिए, शहनवाज हुसैन साहब ने अभी हमारे साथ जो पैनलिस्ट थे उसमें शहनवाज हुसैन साहब ने भी कहा कि वो मदरसे से आए हैं, नकवी साहब ने भी कहा कि उन्होंने भी मदरसे से तालीम हासिल की है। लेकिन जब मदरसों को आतंकवाद का, दहशतगर्द का एक मरकज बनाने की और बताने की कोशिश की जाए, तो कहीं ना कहीं फिर सवाल उठते हैं। अब फिर वही वाली बात, आप फिर वहीं चले गए। उसका जवाब शहनवाज साहब भी दे गए, हमारे नकवी साहब भी दे गए, और हम भी वही जवाब दे रहे हैं। आपने वही बात की। हम वही कह रहे हैं कि कहीं कोई ऐसी बात नहीं है, ना मुझे किसी तरह का शक है और ना हम उस बात पर जाते हैं। किसी की अपनी निजी राय हो सकती है, उसने इस तरह की राय रखी होगी, लेकिन हम उनको आगे कैसे ले जाएं, आज हम मेन स्ट्रीम में कैसे जोड़ें मुस्लिम समाज को। यहां पर बात अगर सच मानों में आप करें तो आप मुस्लिम समाज की बात कर रहे हैं, हम अल्पसंख्यक समाज को छोड़ रहे हैं पीछे कहीं। अब अल्पसंख्यक की डिबेट खाली मुसलमानों पर आकर रुक जाती है। सबसे बड़ा तबका है सर। नहीं, कुछ नहीं, बड़ा तबका है तो फिर मुस्लिम समाज जब बड़ा तबका हो गया तो ये पिछड़ा कैसे? क्या भारतीय जनता पार्टी ने पिछाड़ दिया इसको? आज इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की है, इतनी बड़ी आबादी मुसलमानों की हिंदुस्तान के अंदर है, अभी भी हम अल्पसंख्यक हैं, और जो असलियत में अल्पसंख्यक हैं वो नेगलेक्ट हो रहे हैं हमारी वजह से, या वो तरक्की कर गए हैं उनको हम छोड़ रहे हैं। तो हम तरक्की क्यों नहीं कर सके, इसका सवाल कांग्रेस और जो यूपीए के दल थे उनको देना चाहिए। हमने 4 सालों में मोदी जी के नेतृत्व में भरपूर काम किया है अकलियत को लेकर, कोई नहीं उंगली उठा सकता। सर, इससे ये आपने इससे पहले भी कहा है अपने कुछ बयानात में भी, 4 साल के इस कामकाज को अगर हम अकलियत के चश्मे से देखें तो किस तरह से देखते हैं? जैसे कि नकवी साहब ने भी गिना रहे थे, क्या ऐसे काम किए हैं जिसको लेकर के आप 2019 में जाएंगे और ये उम्मीद करेंगे कि अकलियतों का वोट इस बार भी मिले, क्योंकि पिछली बार मिला है, ये तमाम तरह से साबित भी हुआ है। बहुत प्रैक्टिकल बात नकवी साहब ने करी कि आज अगर हमने जो योजनाएं गरीबों के लिए बनाई पूरे देश में आदरणीय मोदी जी ने, और उनकी योजनाओं में सबसे ज्यादा अगर फायदा पहुंचा है तो मुस्लिम समाज के गरीब तबके को पहुंचा। हम तो उनको ऊपर लाने के लिए फायदा पहुंचा रहे हैं, लेकिन इसको गरीब बनाने वाला कौन था, यहां पर छोड़ के जाने वाला कौन था? वही है जो आज भी उसी पर अपनी रोटी सेकना चाहता है। तो इसलिए हम नहीं चाहते कि उनको सिर्फ महज एक वोट बैंक रखा जाए, हम उनको सबका साथ सबका विकास के साथ मेन स्ट्रीम में लाना चाहते हैं। वोट बैंक मत रखिए, आप क़यादत भी दीजिए, तो डेफिनेटली आपके पास वो नुमाइंदगी मिलेगी, तो कहीं ना कहीं उनको भी आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। नुमाइंदगी में कोई कमी नहीं है। आप ये सवाल जो बार बार आप कर रहे हैं, ये एक राजनीतिक सवाल है। मैं आपसे एक चीज जरूर जानना चाहूंगा। आप एक ब्लॉग भी चलाते हैं बाकायदा, उसमें ये आपकी तरफ से कोशिश होती है कि मुसलमान बीजेपी में क्यों जुड़े, कैसे जुड़े और क्या वजह वो होंगी जिसकी वजह से मुसलमानों को बीजेपी के साथ आना चाहिए। वो वजह ही आप बता दीजिए कि क्या वजह है कि बीजेपी के पास आना चाहिए मुसलमान। बहुत अच्छा सवाल आपने किया। मेरा एक सवाल यहां पर मुस्लिम समाज के ही लोगों से है कि आप ये बताइए, क्या राहुल गांधी जी ने कहीं कलमा पढ़ लिया है? अगर आप धार्मिक नजर से देखते हैं, मायावती जी किस परिवार से आती हैं? अखिलेश यादव जी ने टोपी पहनकर क्या इस्लाम कबूल किया है, या हम इस तरह की धारणा रखकर राजनीति करते हैं? हम सबका साथ सबका विकास की बात करते हैं, और इस्लाम में दाढ़ी है, दाढ़ी में इस्लाम नहीं है।
उसके बाद भी सबसे ज्यादा विरोधी कहे जाने वाले आदरणीय मोदी जी दाढ़ी रखते हैं। इसका मतलब है कि हमसे बड़ा सेकुलर कोई नहीं है। इसका सबूत हम देते हैं, सबका साथ सबका विकास करके। सर लेकिन टोपी नहीं पहनते, अभी कल मगहर में भी सीएम साहब टोपी नहीं पहन रहे, तो कहीं ना कहीं आप सबका साथ, जब आप दाढ़ी की बात कर रहे हैं तो फिर टोपी से परहेज क्यों हो जाती है? हाँ, दाढ़ी से परहेज नहीं, टोपी से परहेज है। बहुत अच्छी बात आपने उठाई। हाँ। ये जो लोग टोपी पहनाने के लिए निकले हैं ना, हाँ। अभी एक बैठे थे साहब, वो तो टोपी पहन के इसलिए सियासत कर रहे हैं कि ताकि उन्हें कोई टोपी पहना ना पाए, और हर सर पर वो टोपी रखना चाहते हैं अपनी। इसलिए हम लोग इससे दूर रहते हैं। हम सबका साथ सबका विकास करते हैं, और हम टीका और टोपी की सियासत नहीं करते। हम देश के निर्माण की सियासत करते हैं, देश के विकास की, और देश के अंतिम आदमी को आगे ले जाने की बात सोचते हैं। हम वो सियासत करते हैं। बात फिर वही आ जाती है कि जब आप दाढ़ी की बात करते हैं, अपनी बात साबित करने के लिए, अपनी बात रखने के लिए आप दाढ़ी को बीच में ला रहे हैं, और वहीं जब टोपी की बात आती है तो आप कहते हैं हम टोपी की सियासत नहीं करते, तिलक की सियासत नहीं करते। अगर 2 सेकंड के लिए ही सही, अगर खुशी से दिया हुआ एक तोहफा था कबूल कर लेते तो दिक्कत क्या थी? योगी साहब को दूसरी बार भी देने की कोशिश की गई, उन्होंने नकार दिया। क्या वजह थी? क्या उनको मुझे लगता है कि अगर आप आम लोगों से पूछें तो सही मानों में जो लोग टोपियां लेकर जाते हैं, उन्हीं से एक सवाल कर लीजिए कि आप जो टोपी लेकर जाते हैं और कहते हैं किसी भी पॉलिटिकल लीडर से, खासकर आपने हमारे मुख्यमंत्री से कहा या हमारे प्रधानमंत्री जी से कहा कि आप साहब पहन लीजिए, उनसे ये पूछिए टोपी पहनी क्यों जाती है। अगर वो बता देंगे तो जहां पे जो सजा देना चाहिएगा दे लीजिएगा। अगर वो बता दें कि टोपी, वही वो उसी शख्स से पूछिए जिन्होंने टोपी पहनाने की बात की, उनके फुटेज निकाल लीजिए। तमाम औलमा यहां बैठे हैं, वो बताएंगे टोपी कहां पहनी जाती है और किस जगह पर पहनी जाती है। हर वक्त टोपी लगाकर नहीं घूमा जाता है, टोपी का भी एक वक्त होता है, इसलिए उसको इस तरह से इस्तेमाल करना चाहिए। टोपी पर ही महदूद नहीं रहते हैं हम। आपने कहा कि हज की बात करेंगे, हम वक्फ की बात करेंगे। ये बता दीजिए कि शिया और सुन्नी वक्फ एक कब हो रहा है? वक्फ बोर्ड जो है, देखिए जहां तक रही बात शिया और सुन्नी, मुझे लगता है कि 2 राज्य ऐसे हैं, बिहार और उत्तर प्रदेश, जहां पर 2 हैं, और बाकी सारे राज्यों में एक औकाफ उत्तर प्रदेश जैसे राज्य वक्फ के नाम से जाने जाते हैं, एक स्टेट के नाम से जाने जाते हैं, लेकिन हमारे यहाँ 2 हैं। और अब इस पर आपके चैनल के माध्यम से अगर कोई भी स्टेटमेंट एज मिनिस्टर मैं जारी करूंगा तो अभी तलातुम हो जाएगा। लेकिन मेरा मानना यह है, मैं यहां पर बात यह जरूर बताना चाहता हूं कि कम से कम पूरे उत्तर प्रदेश की मैं बात करता हूं, जहां से मैं आता हूं, मेरे जहां मिनिस्ट्री हमारी है, 1,50,000 करोड़ रुपए की वक्फ की संपत्तियां खुर्द-बुर्द हुई हैं। इसका जवाब सीधी तौर पर 2 अकलियत के जो पहले हमसे सरकारों में रहे लोग हैं वो दे आके, उसमें हमारे पूर्व मंत्री आजम खान साहब हैं और उससे पहले नसीमुद्दीन साहब हैं। ये 2 आदमी आकर जवाब दें जनता को कि ये मुस्लिम समाज के जो औकाफ थे, ये उनकी नुमाइंदगी में, उनकी कयादत में कैसे खुर्द-बुर्द हो गए। 1.5 लाख करोड़ की बात मैं कर रहा हूं। रिपोर्ट आपके पास है? अगर देखें तो हमारे पास में हमको जो पैसा मिलता है, हमारे आपने तो हमको अल्पसंख्यक एक उसके लिए बना दिया है कि साहब आपके लिए इतना पैसा आएगा, तो एक नियम बन गया है ना। तो फिर भी योगी सरकार ने इस बार 4,000 करोड़ रुपए अल्पसंख्यक कल्याण के लिए दिए हैं, जो ना कभी अखिलेश सरकार ने दिए, ना बहन मायावती की सरकार ने दिए। ठीक बात है, ठीक है ना। सबसे ज्यादा योगी सरकार ने दिया है। तो हमारी नीयत तो बिल्कुल साफ है, सबका साथ सबका विकास पर। लेकिन हम एक सवाल करना चाहते हैं आपके जी सलाम के इस चैनल के माध्यम से कि उनसे भी सवाल किया जाए, पूरे प्रदेश की जनता, देश की जनता करे कि 1.5 लाख करोड़ रुपए की संपत्तियां जो खुर्द-बुर्द हुई हैं, अगर ये प्रॉपर्टीज डेवलप होती तो इनसे मिलने वाला पैसा सिर्फ और सिर्फ दबे कुचले मुस्लिम समाज के फायदे के लिए दिया जाना था, उन्हीं के उत्थान के लिए इसका काम होना था, उन्हीं के वेलफेयर का काम होना था। आप खुद ये वजारत संभाल रहे हैं और आप सवाल पूछ रहे हैं, ये थोड़ा सा हैरान करने वाला है। मैं तो अभी 14 महीने में हमारे सरकार है, हमने तो बहुत सी प्रॉपर्टीज बचा दी। ठीक है, हमने बहुत सी प्रॉपर्टीज बचाई, हमने कितने FIR कराए हैं। और अभी वेस्टर्न यूपी के अंदर, और मैं कम से कम 4-5 शहर जानता हूं जहां हमने FIR कराई, क्योंकि वहां प्रॉपर्टीज बिक रही थी। मेरठ है, मुजफ्फरनगर है, सहारनपुर है, आजम खान साहब के बारे में अगर आप फैजाबाद है, लखनऊ है, हमने यहाँ पर रोकी है प्रॉपर्टियां बिकने से। क्यों? वो प्रॉपर्टियां अब डेवलप होंगी, वक्फ विकास निगम करे या
वक्फ डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन करे, हम उसको डेवलप करके उसका सीधा फायदा वक्फ बोर्ड को पहुंचाना चाहते हैं। नहीं, लेकिन आप सीधे तौर पर फिर जांच की बात या फिर तफ्तीश की बात आगे क्यों नहीं बढ़ाते? बात आप सवाल पूछते हैं, आजम खान साहब जवाब हमने जो करना था अपनी तरफ से, हाँ, हमने जो करना था, हमने सीबीआई जांच के लिए अपने मुख्यमंत्री के पास में फाइल भेजी और उन्होंने उसको स्वीकृत कर दिया है। आप भी जानते हैं, आवाम भी जानती है कि एक बार कोई भी फाइल स्वीकृत हो जाती है वापस नहीं आती है। तो अब सीबीआई जिस दिन उसको टेक ओवर करेगी तो दूध का दूध और पानी का पानी होगा। और जिन लोगों ने भी खुर्द-बुर्द या उसमें शामिल लोग हैं उनको बिहाइंड द बार जाने से कोई बचा नहीं पाएगा, जेल उन्हें जाना होगा। शिया वक्फ बोर्ड के मौजूदा चेयरमैन जो हैं वसीम रिजवी साहब, उनके बारे में भी है कि कहीं ना कहीं उसमें भी वो भी शामिल थे, कुछ इस तरह की बातें हैं। मैंने तो कहा क्या उनके लिए भी मैंने कहा कि एक सरपरस्ती कर रहा था। आप सीबीआई तो वहीं जाएगी ना सीधा, सीबीआई मेरे पास पहले आएगी जब जांच कोई होगी, क्योंकि मिनिस्टर मैं हूं, मेरे नीचे होता है चेयरमैन, हमारे पास सीबीआई पहले पूछने आएगी। तो वो तैयारी कर लें, अपना होमवर्क करके रखें। जो ये कहते हैं कि मुझसे फाइल पर गलती से दस्तखत करा लिए गए थे। वसीम रिजवी साहब थोड़ा तल्ख रवैया रखते हैं आपके जानिब, क्या वजह है? मतलब कहीं कोई ऐसी दिक्कत है या क्या, क्यों कभी ये कह देते हैं कि राम मंदिर के नाम पर आपने गुमराह किया कोई बयान पर, या इस तरीके से रिएक्शंस क्यों आते हैं? मैं समझा नहीं, मुझे तो पता भी नहीं कि हम जब आए हैं तो दोनों इदारों में अलग अलग चेयरमैन हैं, एक उधर है एक इधर है। अब दोनों चेयरमैन क्या सोचते हैं मुझे तो पता नहीं, मेरा तो कोई ऐसा उनके साथ। मोहसिन रजा साहब के लिए वो क्या सोचते हैं, मोहसिन रजा साहब के लिए वो क्या सोचते हैं, ये बात अहम है कि वसीम रिजवी साहब की तरफ से मोहसिन रजा साहब के लिए जो कुछ बयानात आ जाते हैं या फिर जिस तरीके की बातें उनकी तरफ से आ जाती हैं, नोटिस तक दे देते हैं। क्योंकि पॉलिटिकल लीडर्स जो होते हैं या मिनिस्टर्स होते हैं, जैसे अभी ओवैसी साहब बैठे हुए हमारे प्रधानमंत्री के खिलाफ बहुत सा कुछ बोल के चले गए, कोई और आएगा वो कुछ और बोलकर आरएसएस के खिलाफ चला जाएगा, कोई हमारे संगठन के खिलाफ बोलकर चला जाएगा। तो हम जहां पर बैठे होते हैं ना, इस पर उंगली उठाना बड़ा आसान होता है और सबसे ज्यादा वही उंगली उठाता है जो गलत होता है। आपने अपनी बात कह दी, लेकिन आप वक्त की जो इमलाक है उसके तहफ्फुज के लिए अब आपके पास क्या रोड मैप है? क्योंकि खुर्द-बुर्द हुई, इसके रिपोर्ट्स भी हैं, अब तफ्तीश हो रही, लेकिन जो हैं वो पूरी तरह से उसका तहफ्फुज होता रहे, इसके लिए आपकी वजारत क्या कर रही है? नहीं, अभी हमारे पास अच्छा खासा टाइम है। अभी हमारी सरकार 14 महीने की हुई है, हमारे पास लगभग 4 साल का वक्त है अभी पूरा अगले इलेक्शन तक। हम इस बीच में कम से कम ये मान के आप चलें कि 6 बड़े प्रोजेक्ट हमने प्लान कर दिए हैं। जो बड़ी बड़ी प्रॉपर्टीज हैं उसमें हम पीपीपी मॉडल्स पे देंगे, हम 30 साल की लीज भी करेंगे, उनको डेवलप करके हम दिखाएंगे कि अगर ईमानदारी से काम किया जा रहा होता तो जब हम इतने कम वक्त में कर सकते हैं तो जिन्होंने 15 साल हुकूमत करी और 15 साल में खुर्द-बुर्द किया है, अगर उन्हीं को वो डेवलप कर देते तो शायद उनकी भी जेबें भर जाती और मुस्लिम समाज का दुख दर्द भी बढ़ जाता। उन्होंने ईमानदारी से काम नहीं किया, वो हम करके दिखाएंगे। चलिए, लेकिन अगर हम एक माइनॉरिटी तबके से आते हुए एक लीडर के तौर पर आपको देखें तो हम ये देखते हैं कि आप हनुमान जयंती पर मंदिर भी चले जाते हैं और बड़ा मंगल को भी आप हनुमान मंदिर चले जाते हैं। क्या बीजेपी में रह के वक्त कोई एक मजबूरी है कि अपने आप को प्रोग्रेसिव दिखाया जाए, और ऐसे दिखाया जाए तभी आप अपनी एक जगह बना सकते हैं? कोई ऐसी वजह है क्या, कोई मजबूरी? मुझे ऐसा लगता है कि शायद लोग इतिहास पर नजर नहीं डालते हैं, क्योंकि ये देश हमारे देश के संस्कार और संस्कृति हमें गंगा जमनी तहजीब की तरफ ले जाती है, भाईचारे की तरफ ले जाती है। हमारे देश में लखनऊ शहर की मैं अगर बात कर लूं, हम और शहर की बात इसलिए नहीं करेंगे कि वहां ज्यादा वक्त मेरा गुजरा है। लखनऊ शहर के अंदर कुछ मस्जिदें ऐसी हैं जिन मस्जिदों को तमाम बहुसंख्यक भाइयों ने बनवाया है, और कई मंदिर ऐसे हैं जिस मंदिर में मैं गया था खास करके, वो मंदिर वहां के एक नवाब की मदर ने बनाया था। उस वक्त कोई सियासत नहीं होती थी, कोई वोट बैंक के लिए वो नहीं बनाया गया था, आपसी मेल और भाईचारे और मोहब्बत के लिए बनाया गया था कि वो उनकी आस्था की जगह है, हम बनाएंगे तो वो वहां जाएंगे। उन्होंने हमारी आस्था की जगह मस्जिद बनाई, हम वहां नमाज पढ़ते हैं, लिहाजा दोनों इबादत गाहें हैं। अगर वहां हम एक दूसरे के साथ जाते आते रहेंगे, ईद बकरीद, देखिए आप रोजा अफ्तार पार्टी करिए ना करिए, लेकिन ईद और होली का मिलन जरूर होना चाहिए, ये मेरा मानना है। इसमें सौहार्द है, हम ये मान के चलते हैं, रोजा अफ्तार में कोई सौहार्द नहीं है।
नहीं, लेकिन रोजा अफ्तार में सौहार्द नहीं है। लेकिन अगर हम ओवरऑल 4 साल के मोदी गवर्नमेंट के कामकाज को देखें, अकलियतों को लेकर के ये बात कही जा रही थी, एक डर का माहौल कहीं पैदा किया जा रहा था कि अगर मोदी गवर्नमेंट आ गई तो मुसलमानों के साथ ये हो जाएगा, अकलियतों के साथ ये हो जाएगा। आज जब 4 साल कंप्लीट हो चुका है और 1 साल से भी कम का वक्त बचा हुआ है, तो क्या आप ये कहने के स्टैंड रख सकते हैं या फिर आज कह सकते हैं कि नहीं, हम सबका साथ सबका विकास के ही एजेंडे पर आगे बढ़े हैं? और अगर आप ये कहेंगे तो उसके दलील में क्या रखेंगे? देखिए, 2002 से कुछ वो शक्तियां जो देश को तोड़ने वाली, जिन्होंने जोड़ने की बात नहीं की, वो मोदी जी के पीछे गुजरात से चले और यहां तक आ गए। लेकिन जनता समझती है कि विकास कहां है, विकास कौन कर रहा है और किस पर उसको विश्वास है। अगर मोदी जी के विकास और उन पर विश्वास नहीं होता तो हम 21 राज्यों में सरकार बनाकर नहीं आते, क्योंकि ये विश्वास ही है भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी के नेतृत्व पर देश की जनता को। हम 21 राज्यों में सरकार बनाकर आए और इल्जामात झेलते हुए आए हैं। आज भी हमारे ऊपर अटैक होते हैं, हमको सांप्रदायिक कहा जाता है। 21 राज्यों के लोगों से पूछिए कि हम सांप्रदायिक हैं या हमारा प्राइम मिनिस्टर विकासशील है। लेकिन इतना काम करने के बाद भी, इतना कुछ करने के बाद भी, और अभी 4 साल में कुछ ऐसे माहौल नहीं हुए जैसा कि कहा जा रहा था या खदशा जाहिर किया जा रहा था, उसके बाद भी आज भी बीजेपी को कहीं ना कहीं ये सफाई क्यों देनी पड़ती कि हम सबका साथ सबका विकास लेकर चल रहे हैं? क्यों ये जो दूरी है वो पूरी तरह से खत्म नहीं हो रही है? कहां हम सफाई दे रहे हैं, हम तो काम कर रहे हैं। बल्कि हाँ, स्वच्छता अभियान जरूर हमने चलाया जो लोगों ने कभी नहीं चलाया। स्वच्छता अभियान के तहत बहुत कुछ हमने सफाई की है और कुछ हमने अपने विकास कार्यों से 4 सालों में जो कभी कांग्रेस ने नहीं सोचा था। 67 साल की हुकूमत को आप देख लें और 4 हमारे 48 महीने की हुकूमत देख लें, तो 48 महीने को 67 साल से जोड़कर आप देख लीजिए, जो 4 साल के अंदर मोदी जी ने योजनाएं देश में लागू करी हैं जिस तेजी के साथ, शायद 67 सालों में कांग्रेस ने कभी कल्पना भी नहीं की, सोचा भी नहीं था। क्योंकि ये वो लोग हैं जो अभिव्यक्ति के नाम पर आजादी और आजादी के नाम पर देश को तोड़ने वाले लोग हैं, हम देश को जोड़ने वाले लोग। लेकिन अपोजिशन इसी पर यह कह देता है कि आप सिर्फ नाम चेंज करते हैं, योजनाएं वही हैं, स्कीम्स वही हैं। उनका काम है, वो लोगों का काम है कहना, वो तो कहते ही रहेंगे। बहरहाल हमने जो काम किया है वो जनता के सामने है। लेकिन और 19 के चुनाव को लेकर हम कतई भी, हमें कोई शक शुबा नहीं है। हम इंशाल्लाह वापस हुकूमत में आ रहे हैं, आराम से आ रहे हैं। 24 की बात करिए, 24 में जनता तय करेगी, क्योंकि जनता ने 10 साल तो हमको यूं दिए हैं क्योंकि हमें ईमानदारी पर और विश्वास पर दिए हैं और उस ईमानदारी के साथ मोदी जी काम कर रहे हैं। और सबको, और यही नहीं, पूरी दुनिया मान रही है कि मोदी काम करे। आज मोदी जी पूरी दुनिया के आइडियल हो गए हैं। नहीं, लेकिन अगर 19 की बात कर रहे हैं आप, पूर्ण यकीन है ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन जो मौजूदा एक सियासी माहौल बन रहा है और अजीम इत्तेहाद की, महागठबंधन की जो बात हो रही है, तश्कील हो रही है, बुआ बगुआ का साथ हो जा रहा है, कर्नाटक में हमने देखा। लेकिन अब कैराना का जो रिजल्ट आया, फूलपुर गोरखपुर का जो रिजल्ट आया, कहीं ये अंदेशा नहीं है कि 2014 से माहौल है नहीं अब 2019 में? देखिए, बाय इलेक्शन हमेशा लोकल इश्यूज पर चले जाते हैं और उनको लेकर ठीक है, अच्छा है, चर्चा होना चाहिए, क्योंकि अब विपक्ष के पास कुछ और तो बचा ही नहीं था, तो कम से कम इस पर चर्चा करके अपना दिल बहला ले। लेकिन आम चुनाव में जब हम आएंगे, हमने तो गठबंधन की हम बात ही नहीं करते। अगर निजी स्वार्थों की बात होगी तो गठबंधन को करें। तो नहीं कर रहे हैं आप महागठबंधन को, अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे हैं? ना हम अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं, ना हम बहुत ज्यादा उनको लेकर चिंतित हैं। ये उनका हेडेक है, हम विकास कर रहे हैं, हम जनता को जवाब देंगे और जनता हमको वापस फिर से जिम्मेदारी देगी, ये हमारा विश्वास है। आप यहाँ ऑडियंस में लोग बैठे हुए हैं और वो आपसे सवाल पूछना चाहेंगे। जरा इंटरेक्टिव सेशन को भी हम शुरू करते हैं, यहाँ पर मौजूद लोगों से हम जरा सवाल लेते हैं। जी हाँ जनाब, सलाम अलैकुम। मेरा नाम नईम अब्बास है। अभी भी मौजूदा चेयरमैन जिसकी आप बात कर रहे थे, वसीम रिजवी, वो दोनों हुकूमत में चेयरमैन थे और आपकी हुकूमत में भी चेयरमैन है। उसके बावजूद भी वो खुला घूम रहे हैं। आप ये कह रहे थे अभी भी कि नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने स्कैम कराए हैं और आजम खान जी ने भी स्कैम कराए हैं, और कराने में सबसे बड़ा योगदान तो वसीम रिजवी का होगा। तो वो अब तक अरेस्ट क्यों नहीं हुए हैं, ये आप जवाब दीजिए। एक सवाल हो गया सर। दूसरा मेरा सवाल ये है कि जब देश, हमारे मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के
ये कहते हैं मैं हिंदू हूं, ईद नहीं मनाता हूं, तो सेकुलरिज्म का नारा कैसे दे सकते हैं और मुसलमान कैसे जुड़ेगा? सबका साथ सबका विकास। तीसरा सवाल मेरा ये है, जब बीजेपी के सुब्रमण्यम स्वामी ये कहते हैं कि शिया सुन्नी को आपस में लड़ा दो और हुकूमत हमारे हाथ में आ जाएगी, तो किस तरीके से मुसलमान तुम सब लोगों के साथ जुड़ने के लिए तैयार हो जाएगा? ये जवाब दीजिए सर। ठीक है, आपके 3 सवाल हैं रजा साहब। हाँ, जैसा कि मैंने अभी कहा और हमारे वरिष्ठ लीडर भी कह कर गए हैं कि कोई आधिकारिक बयान, हमारे 11 करोड़ सदस्य हैं, ये लोकतंत्र है। यहाँ पर आपने भी जैसे सवाल किया, कोई आप आरोप भी लगा सकते हैं, ऐसे कोई कुछ बोलता है वो बात अलग है, लेकिन अगर संवैधानिक पद पर बैठकर हमने कोई बयान जारी किया होता है, उसका सवाल, जिससे आपने कहा कि आपने दूसरा सवाल उठाया, मैं वहीं आ रहा हूं कि आप आएंगे कि योगी जी ने कहा कि मैं हिंदू हूं, मैं ईद नहीं मनाता, तो जाहिर सी बात है आपके बगल में मौलाना साहब बैठे हैं, इनसे पूछिए। तो हम तो सबका साथ सबका विकास की बात कर रहे हैं, हमने तो आपसे अलग कहा कि आपने ऐसा सोचा? ठीक है सर, सबका साथ सबका विकास। ठीक है, आप और सवाल नहीं ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मोहसिन नजर साहब हमारे साथ जो आने के लिए हमारे पास। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया सर। बहुत शुक्रिया मोहसिन रजा साहब कीमती वक्त देने के लिए। और मैं गुजारिश करूंगी हमारे एडिटर सुधीर जी से कि वो स्टेज पर आएं और एक ये अदना सा तोहफा मोहसिन रजा साहब की नजर करें।